अब तो कोई हरकत ही नहीं इस सैलाब समंदर में। अब तो कोई हरकत ही नहीं इस सैलाब समंदर में। सिसक सिसक कर रेत इन्हें सदियों से पाट रही है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र प्रभात, आप सभी का हम सफ़र और दोस्त। डायन एक अधूरी प्रेम कहानी का हम सफ़र एक बार फिर से शुरू करते हैं। डायन एक अधूरी प्रेम कहानी का कारवां ले चलते हैं आगे की तरफ, पिछले भाग से आगे। शौर्य, हर गुस्ताखी को हंस कर सह लेंगे, पर किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे। आजमाइश अगर करना हो तो कर लो, हम हर बार इसी राह पर ही आएंगे। तभी पिछली सीट से धीरे से एक प्यारी सी आवाज़ आती है, दूसरी लड़की की। बहुत खूब, बहुत खूब, माफ़ करिएगा, आपके शब्द अच्छे से लगे तो सहसा ही मेरे मुंह से निकल गया। शौर्य अपनी सीट पर बैठे बैठे पीछे की तरफ मुड़ता है। वह थोड़ा सा मुस्कुराकर दूसरी लड़की का अभिवादन करता है। उसके बाद फिर से सामने की तरफ मुंह करके बैठ जाता है। शौर्य, तो क्या मैं अब आपको चांदनी कह सकता हूँ? लड़की मुस्कुराते हुए, ठीक है। शौर्य, तो चांदनी तुम कहाँ तक जाओगे? चांदनी, अक्सर लोग जाना तो कहीं और ही चाहते हैं। अक्सर लोग जाना तो कहीं और ही चाहते हैं, पर पहुँच कहीं और ही जाते हैं। कहाँ किसी का कोई भी जोर चलता है इस ज़माने में। वैसे तो मैं हल्द्वानी तक ही जाऊंगी और आपसे पहले ही बस से उतर जाऊंगी। शौर्य थोड़ा चिंतित होते हुए, मतलब लगभग 1 घंटे के बाद हल्द्वानी ही आने वाला है। इसका मतलब आप 1 घंटे के बाद चली जाओगी? चांदनी, जाना तो सभी को पड़ता है, कोई पहले जाता है तो कोई बाद में। यही तो दुनिया का दस्तूर है। शौर्य, हाँ, यह तो है ही, पर अगर दोबारा मिलना हो तो। चांदनी, एक बात तुम यह बताओ कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है? शौर्य, मैं तो रहने वाला नैनीताल का ही हूँ। चांदनी मजाकिया लहजे में, तो फिर तुम क्यों कह रहे थे कि इतनी ठंड में तुम नैनीताल जा रहे हो? शौर्य हंसते हुए, सही तो कहा था, क्या गलत कहा था? हाँ, बस एक बात और नहीं बोला था कि मैं नैनीताल में ही रहता हूँ। चांदनी हंसते हुए, हम लोग फिर से ज़्यादा दूर तो नहीं रहेंगे। नैनीताल और हल्द्वानी के बीच में ज़्यादा दूरी है ही नहीं। और वैसे भी नैनीताल के पास ही एक आश्रम है, मन सिद्धि आश्रम। वहाँ पर मैं हर सोमवार को जाती हूँ। तुम चाहो तो वहाँ आ सकते हो। मैं वहाँ सुबह से शाम तक रहती हूँ। शौर्य खुश होते हुए, ठीक है, मैं भी आऊँगा, लेकिन तुम मन सिद्धि आश्रम में हर सोमवार को क्यों जाती हो? चांदनी, ऐसे मैं क्या बताऊँ, जब आओगे तब खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। इसी प्रकार दोनों बातें कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद कंडक्टर, हल्द्वानी, हल्द्वानी, जल्दी जल्दी बाहर आइए, हल्द्वानी, हल्द्वानी। चांदनी उठते हुए और अपना बैग उठाते हुए, अच्छा तो सोमवार को मिलते हैं फिर से। शौर्य सीट से ऊपर की तरफ उठते हुए, तेरी धड़कनों को महसूस न कर पाया, शायद यही मेरी किस्मत है। फिर भी लोग न जाने क्यों कहते हैं कि तुम बड़े किस्मत वाले हो। हंसते हुए थोड़ा, ठीक है, फिर मिलते हैं सोमवार को। चांदनी बस से उतर जाती है। थोड़ी देर के बाद बस भी चल देती है। शौर्य की नज़र चांदनी का पीछा करते करते वह खुद चांदनी के ख्यालों में खो जाता है। तभी पिछली वाली सीट पर से लड़की बोलती है, हाय। शौर्य चौंक कर पीछे की तरफ देखता है। दूसरी लड़की, हाय, मैं पूजा हूँ, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? वैसे मुझे भी नैनीताल ही जाना है, मैं अकेली ही बैठे बैठे बहुत बोर हो रही हूँ, तो प्लीज़। शौर्य सहमति से सर हिलाते हुए, पूजा आकर शौर्य के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। पूजा थोड़ा मुस्कुराते हुए, वैसे मैं पीछे बैठकर आपकी पूरी बात सुन रही थी, मुझे माफ़ करिएगा, पर एक बात और, आप कल्पना को कैसे सजीव सा बना दिए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लड़का किसी लड़की से बात कर रहा हो। मुझे माफ़ करिएगा। वैसे मैं थोड़ा कम ही बोलती हूँ, ऐसा सभी लोग कहते हैं कि तुम बहुत कम बोलती हो, थोड़ा ज़्यादा बोला करो, पर मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर मैं कर नहीं पाती।
शौर्य हंसते हुए, हाँ मुझे महसूस हो रहा है कि आप कुछ कम बोलती हैं। पूजा, अरे यह तो कुछ भी नहीं। जब मैं आनंद विहार में अपने घर वालों के साथ खड़ी थी, बस में बैठने जा रही थी, तब मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। बोले कि तुम तो बहुत ही कम बोलती हो, कोई तुम्हें बेवकूफ़ न बना दे बेटा, थोड़ा बोलना चलना सीख लो। अरे यार, जब मुझसे यह सब नहीं हो पाता तो क्यों इतना सिर दर्द करना। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। हाँ मैं कम बोलती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। शौर्य मुस्कुराते हुए, सही बात। पूजा बीच में ही शौर्य की बात काटते हुए, अरे नहीं, ये कुछ सही बात नहीं है। सही बात कुछ भी नहीं होता, जिसके मन में जो भी आता है वह बोल देता है। ऐसे थोड़ी ही कुछ होता है। किसी को बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। किसका दिमाग ज़्यादा तेज़ है यह कोई कैसे जान सकता है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? नहीं है ना? नहीं हो सकता, मुझको सब पता है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। कोई क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है, क्या करना है। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। शौर्य हंसते हुए, हाँ भाई हाँ, मान गया मैं आपकी बात और देख भी लिया कि आप बहुत ही कम बोलती हैं। पूजा, वैसे मैंने एक बात सुनी थी आपके मुंह से। शौर्य, क्या? कौन सी बात? पूजा, अरे आप अभी बोल रहे थे मन सिद्धि आश्रम के बारे में कुछ। शौर्य, अरे हाँ वह मैं वहाँ सोमवार को जाऊँगा। पूजा चौंक कर, क्या मन सिद्धि आश्रम? अरे मैं तो वहाँ हर सोमवार को जाती हूँ। शौर्य खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए, क्या तुम भी? पूजा, तुम भी मतलब? शौर्य अपनी सीट से खड़ा होकर जोर से बोलते हुए, भैया बस रुक दो भैया बस, मैं यहीं पर उतरूँगा। पूजा, आपका घर यहीं पर है क्या? शौर्य अपना बैग उठाकर चलते हुए, हाँ यहीं पर मेरा घर है। कंडक्टर, अरे भाई किससे बात कर रहे हो? शौर्य, अरे वो पीछे। शौर्य अपना बैग लेकर सामने की तरफ देखते हुए बस से उतर जाता है। बस चल देती है। कंडक्टर, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, खुद से ही बातें करते हैं जैसे किसी और से बातें कर रहे हैं। ड्राइवर, अरे क्या हुआ, क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रहा है? कंडक्टर, अरे कुछ नहीं भाई, अभी जो लड़का उतरा है वह रात से ही ऐसे बातें कर रहा था जैसे कोई उसके बगल में बैठकर उससे बातें कर रहा हो। अभी भी देखो पूरा बस खाली है, सिर्फ हम 2 लोग ही हैं, लेकिन फिर भी वह अपने आप से ही बात कर रहा था और बीच बीच में हंस भी रहा था। बड़ा ही अजीब लड़का था। खैर छोड़ो, बस लेकर चलो, डिपो में खड़ी कर दो, कुछ खाना पीना देख लिया जाए। भूख भी बहुत तेज लग रही है क्योंकि अब कोई सवारी भी नहीं है। शौर्य अपने घर चला जाता है। शौर्य का घर पहाड़ी परिवेश में था, चारों तरफ हरा भरा जंगल। शौर्य जिस जगह पर रहता था वहाँ की आबादी बहुत ही कम थी। आसपास लगभग 40 से 50 लोग ही रहते थे। वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती थे, लेकिन वहाँ पर जंगली जानवरों का डर हमेशा से बना रहता था। शौर्य के घर के पीछे ही एक झरना भी था जिसमें हमेशा ही पानी भरा रहता था। कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था वहाँ का, और वहाँ के लोग भी उसी तरह से खुश और मिलनसार थे। शाम का समय था। शौर्य की माँ टीवी देखते देखते सब्जी काट रही थी। शौर्य भी वहीं पर बैठकर टीवी देख रहा था। शौर्य, वैसे माँ आप कभी मन सिद्धि आश्रम गई हैं क्या? शौर्य की माँ टीवी की आवाज़ धीमी करती हुई, क्या कहा, फिर से बोल। शौर्य, क्या आप कभी भी मन सिद्धि आश्रम गई हैं क्या? शौर्य की माँ, यह बात तुम्हारे मन में कैसे आई बेटा? शौर्य बहाना बनाते हुए, जब मैं बस से वापस आ रहा था तब कुछ लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे कि वे लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे, बहुत अच्छी जगह है। शौर्य की माँ, अच्छा, लेकिन तू वहाँ मत जाना बेटा, ठीक है? शौर्य, ऐसा क्यों? शौर्य की माँ, वह अच्छी जगह नहीं बेटा। शौर्य थोड़ा झुंझलाते हुए, अरे आप पूरी बात तो बताओ। शौर्य की माँ, वैसे तो वह बहुत ही सुंदर सी जगह है,
लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ पर डायन लोग साधना करने के लिए आती हैं। शौर्य, कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है। किसी ने कह दिया और आपने मान भी लिया। क्या आपने कभी डायन देखा है? शौर्य की माँ, नहीं तो। शौर्य, तो फिर? शौर्य की माँ, अरे लोग कहते हैं ना। वैसे तो और भी लोग वहाँ पर घूमने के लिए तो जाते ही हैं। लोग तो यह भी कहते हैं कि वहाँ पर एक काला सा बड़ा पत्थर है, वहीं पर डायन लोग सिद्धि करने के लिए जाती हैं, इसलिए उस जगह का नाम मन सिद्धि आश्रम है। वह आश्रम बहुत ही बड़ा है। वहाँ पर वैसे तो लोगों की बहुत भीड़ रहती है। शौर्य, फिर आपने डायन वाली बात क्यों कही? शौर्य की माँ, अरे पागल, मैंने कहा था ना कि ऐसा लोग कहते हैं। लोग तो यह भी कहते हैं कि डायन की वैसे तो कोई पहचान नहीं होती। वे लोग हम इंसानों जैसा ही बर्ताव करते हैं। शौर्य, क्या माँ, तुम भी? अच्छा, जल्दी से खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या था मन सिद्धि आश्रम का रहस्य? जानने के लिए सुनिए अगला भाग जल्द ही। डायन एक अधूरी प्रेम कहानी भाग 3 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं जो भी आपके मन में हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।